नमस्ते, वेलकम टू आर्ट ऑफ सोशोलॉजी। आज हम अपनी थर्ड यूनिट का ओवरव्यू लेंगे जिसका नाम है सोशोलॉजिकल कंसेप्ट्स। इस यूनिट में हम 34 कंसेप्ट्स कवर करते हैं और ये यूनिट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब हम ये यूनिट पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई डिक्शनरी पढ़ी है विच इज़ डेडिकेटेड टू द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी आप यहाँ वर्ड्स देख रहे हैं इनका मीनिंग समझते हैं, इनकी डेफिनेशंस जो डिफरेंट थिंकर्स ने दी हैं वो समझते हैं, और फिर जहाँ भी सोशोलॉजी में वो वर्ड यूज़ होता है हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होंगी, इसके क्या फीचर्स होंगे, और सोशोलॉजी का जो टेक्स्ट है वो हमें कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा आसान हो जाता है। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से वो भी इसी पे आते हैं कि आप कितना अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो जो लिखा हुआ है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर कॉन्सेप्ट का, ये जितने भी 34 कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी डेफिनेशन पता होना, ये पता होना कि किस थिंकर ने कैसी लैंग्वेज यूज़ करी होगी उसको डिस्क्राइब करते हुए, उसको डिफाइन करते हुए। जैसे यहाँ ये शब्द है कम्युनिटी, जब हम इसको यहाँ पे एज अ कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, किस थिंकर ने क्या कहा था वो पढ़ेंगे, तो आपको जो हम डेली कॉलोकियल टर्म्स में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं थोड़ा सा हमें डिफरेंस मालूम होगा और थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है एक शब्द को लेके वो हमारे यहाँ बनेगी। अब ये जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो यूनिट 1 में कवर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी है, तो जब हम मैक्स वेबर पढ़ते हैं वहाँ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अच्छे से डिफाइन कर रखा है। बहुत सारी चीज़ें GH मीड के जब हम पढ़ते हैं तब कवर हो जाती हैं, मेलिनोस्की पढ़ते हैं तब कवर हो जाती हैं। इसलिए यूनिट 1 इज़ द बेसिस। आप वो अच्छे से पढ़ेंगे तो थिंकर्स के पर्सपेक्टिव पता लगेंगे। ये वाली यूनिट थोड़ी और हमें इन डेप्थ लेके जाती है सोशोलॉजी में। सेकेंड जो हमारा पार्ट है, इट इज़ डेडिकेटेड टू सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो जहाँ भी ये इंस्टीट्यूशन शब्द आएगा वहाँ हमें पता होना चाहिए कि ये कलेक्टिव तौर पे एक सिस्टम बनाया गया है टू अचीव अ डेफिनेट गोल। तो जब हम फैमिली पढ़ते हैं, मैरिज पढ़ते हैं, किनशिप पढ़ते हैं, ये एक हालांकि अलग यूनिट भी है। फैमिली, मैरिज, किनशिप एक अलग यूनिट है जहाँ पे हम इसकी डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं। पर यहाँ पे हमें वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स कि कौन से थिंकर ने क्या डेफिनेशन दी होगी, इसके क्या फीचर्स हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। फिर लॉ एंड कस्टम्स, एजुकेशन, रिलीजन, एमाइल डर्कहाइम जब हम पढ़ते हैं तब हम कवर कर लेते हैं इसका पार्ट। पर और किसी थिंकर ने रिलीजन के बारे में क्या कहा है, किसी ने क्या कंपेयर किया है। इनफैक्ट जब हम मैक्स वेबर पढ़ेंगे तब भी रिलीजन आएगा। तो डिफरेंट थिंकर्स की जो लैंग्वेज होगी हमें उसकी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, उन्होंने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए थे टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स। बस इस यूनिट में हमें इतना ही करना है। थर्ड जो है वो आपका सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। तो कास्ट एंड क्लास यहाँ पर है। जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं तब भी हम ये सब देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट यूनिट जो है वहाँ से हमें एक बेसिस मिल जाता है। यहाँ पे आकर हम उसे और इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं कि जब सोशोलॉजी में ये वर्ड आगे कहीं यूज़ हो, आगे हम किसी टेक्स्ट में उस शब्द को पढ़ें तो हमें मतलब पता चल जाए, क्योंकि बार बार वहाँ तो नहीं लिखा होगा कि इसके ये पर्टिकुलर फीचर्स हैं। अब जैसे जेंडर है तो हमें जेंडर में पता करेंगे हम जब जेंडर पढ़ेंगे कि ये क्या सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है या फिर ये हमें बायोलॉजिकली ही मिलता है जेंडर। तो जेंडर और सेक्स के बीच में डिफरेंस, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी को यहाँ पे हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कहीं भी वर्ड आया जेंडर तो हमें आगे पता होगा जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये हम लेकर नहीं आते। ये यहाँ पर जब आफ्टर बर्थ हम सोशलाइजेशन होता है हमारा तो हमारा जेंडर बनता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में सोशल चेंज है, जैसे यहाँ संस्कृताइजेशन है। तो जब हम एम एन श्रीनिवास पढ़ते हैं तब भी हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर यहाँ पे इन डेप्थ और पढ़ेंगे। अगर किसी ने इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज़ किया है और कुछ और बताया है तो हम वो सब चीज़ें यहाँ कवर करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहले जो क्वेश्चन थे वो तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब पता है यू कैन मार्क इट अच्छे से। तो जैसे यहाँ हैबिटस की डेफिनेशन पूछी है और किनशिप के डिफरेंट टाइप्स पूछे हैं। अब जो ये 2 क्वेश्चंस थे ये वैसे क्वेश्चंस हैं जो मैं कह रही हूँ कि आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। हर थिंकर की एक अपने लिखने का ढंग होता है, एक अपना अंदाज होता है, एक अपनी थॉट प्रोसेस होती है जिसको वो अपने कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
क्वेश्चन 24 का जो क्यू पार्ट है उसमें लिखा है द स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशनल एसोसिएशन ऑफ रूल which within a given territory has succeeded in gaining a monopoly of legitimate physical force as a means of ruling. पढ़ने में बहुत मुश्किल लगेगा पर ये वेबेरियन लैंग्वेज है। जब आप मैक्स वेबर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल फोर्स ये देखते ही पता चल जाएगा कि ये मैक्स वेबर ने ही कोट किया है। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ये बुर्दो से रिलेटेड क्वेश्चन था कि systems of durable dispositions, structured structures predisposed to functions as structuring structures collectively orchestrated without being the product of the orchestrating action of a conductor. बहुत मुश्किल लग रहा है पर ये उतना मुश्किल है नहीं। जब हम हैबिटस का कंसेप्ट समझ जाएंगे तो हम सीधा मार्क कर देंगे कि ये तो हैबिटस बता रहा है। उसके लिए ये है कि हमें जो बुर्दो की थोड़ी लैंग्वेज है उसके बारे में पता होना चाहिए और उन्होंने हैबिटस के बारे में क्या कहा था। थोड़ा सा भी हमें हैबिटस एज अ कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता हो तो हम अच्छे से मार्क कर सकते हैं। तो इस यूनिट को हमें कैसे अप्रोच करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जितने भी 34 कॉन्सेप्ट्स हैं ये टिप्स पे होने चाहिए। फिर जो हमारे थिंकर्स हैं उनके कीवर्ड्स, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल से दिखाया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो तभी सॉल्व हो सकते हैं व्हेन यू नो द कीवर्ड्स। आप सब थिंकर्स के बारे में वर्बेटिम याद नहीं कर सकते कि इसने अपनी बुक में ये लिखा होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके थॉट प्रोसेस क्या है, उनके वर्ड्स का सिलेक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एक थिंकर हैं योगेंद्र सिंह, इंडियन थिंकर हैं योगेंद्र सिंह। इनका जो टेक्स्ट है जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये काफ़ी वेबेरियन है अपने थॉट में, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो भी वैसी ही है। AR देसाई ये भी इंडियन थिंकर है, ये कार्ल मार्क्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट भी बोला जाता है इन्हें। तो जब आप इनका टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये तो वैसी ही भाषा यूज़ कर रहे हैं जैसे कार्ल मार्क्स करते हैं, तो वही फील आएगी आपको पढ़ते हुए। ये सब समझने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें कॉम्प्रिहेंशन की। स्टार्टिंग में वही कहूँगी कि गो टू विकीपीडिया पेज, और जहाँ भी थिंकर्स हैं कई जगह उनके पैराग्राफ्स कोटेड होते हैं, वर्बेटिम पैराग्राफ्स उनके जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं वो कोटेड होते हैं। और जब आप पूरा विकिपीडिया पेज पढ़ लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स उनके मालूम ही पड़ जाते हैं, तो वो कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लें। ये बेसिक के लिए है। इफ़ यू गो एंड सर्च ऑनलाइन तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, पर सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट इग्नू का मटेरियल इज़ ऑल्सो गुड फॉर दिस थिंग, ये प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट होते हैं, ओरिजिनल डेफिनेशंस होती हैं, उन्हीं को कोट करके चीज़ें समझा रखी हैं। इफ़ यू सी एवरीथिंग गोज़ बैक टू यूनिट 1, इसलिए मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि यूनिट 1 जो है वो हमारी फाउंडेशन बनाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो यूनिट 3 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग है। ये जो 4-5 क्वेश्चंस आए थे ये डायरेक्ट थे, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता हो तो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।